हेलो बच्चों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं आपका जो चैनल है MR स्टूडेंट्स 18। ठीक है। तो दोस्तों, मैं जो आज बता रहा हूँ आपको, तो सामाजिक विज्ञान जो छठी क्लास के बच्चों के लिए है। और आप छठी क्लास में हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो पढ़ाई है, जो स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, उनके लिए स्पेशल मैंने ये बैच बनाया है, ये वीडियोस बनाई हैं। इसमें आपको हर चैप्टर के सारे वीडियोस अपलोड होंगे और सभी बच्चों को मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सही से देखें, समझें और उसको नोट डाउन भी साथ साथ करते जाएं। तो बच्चों, सामाजिक विज्ञान जो होती है हमारी, सोशल साइंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोशल साइंस। ठीक है। देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंडेक्स है बच्चों, इंडेक्स जो देखना जो बहुत जरूरी है। कोई भी पुस्तक है तो उसका इंडेक्स आप देखते हैं, तो इंडेक्स कुछ इस प्रकार के होते हैं जो आपको कुछ समझ में भी आते हैं, क्योंकि आप छोटे हो तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो अध्याय है, मैं अच्छी तरह आपको पढ़ाऊंगा। आप इसको बस ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं विषय सूची, जो इंडेक्स होता है किताब का। ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ पर है, यानी ठीक है। पहला चैप्टर जो है आपका सौरमंडल है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा चैप्टर है ग्लोब है। ग्लोब किसको बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, पृथ्वी की गतियाँ क्या होती है, मतलब मोशन क्या होते हैं, मानचित्र किसको बोलते हैं। ठीक है। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ बच्चों, और इसीलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और साथ साथ में जो मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन आप जरूर करें। तो बच्चों चलो, पहला जो चैप्टर है हमारा, सौरमंडल में पृथ्वी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है वो शुरू हो चुका है। तो पहला जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले दोस्तों चैप्टर का नाम आपको जरूर याद रखना है, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, सपोज करो सौरमंडल किसको बोलते हैं नहीं पता, पृथ्वी किसको बोलते हैं ये तो पता है। ठीक है। तो सौरमंडल किसको बोलते हैं, सब एग्जाम्पल की तरह बच्चों, हम किसी थाली में खाना खाते हैं। ठीक है। तो थाली क्या है, हमारा सौरमंडल है। और जो खाना उसके अंदर है वो क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर सपोज करो आप चावल खाते हैं, तो चावल क्या है, चावल में बहुत सारी चीज अंदर अंदर रखी हुई है ना, दाल है, चावल है, चोखा है, बहुत सारी चीज है ना। सौरमंडल क्या है, वो थाली है पूरा अपना। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम सौरमंडल में पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी में सौरमंडल कभी नहीं है। सौरमंडल में क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी में सौरमंडल नहीं है। आपको ये याद रखना है बच्चों। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है, सूर्य अस्त के बाद, जो मतलब सूर्य जब हमारा मतलब डाउन हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है ना दोस्तों, सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आसमान में जब पहले या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से क्या हो जाता है, भर जाता है। देखो, है ना। जब जब सूरज छुपता है तो क्या होता है, हमको तारे नहीं दिखते। लेकिन धीरे 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 जब अंधेरा स्टार्ट हो जाता है तो हमको छोटी छोटी क्या दिखती है, हमें तारे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। होते नहीं होते, जिनमें बहुत जिनमें बहुत कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, है ना। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश के अंदर हीरे जड़े हो, है ना। लगता है कि ऐसा क्या है कि हीरे हो उसके अंदर, है ना। तो इसी तरह, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो, लेकिन क्या होगा, लेकिन अगर आप उनका ध्यान से देखोगे ना, तो आपको आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमा रहते हो, टिमटिमाते हैं। सभी नहीं टिमटिमाते, कुछ कुछ टिमटिमाते हैं जो तारे हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं। ठीक है। वो मतलब ऐसा भी होता है कि क्या होता है कि अब मैं बताता हूँ टिमटिमाते कैसे हैं, और कौन टिमटिमाता है और कौन टिमटिमाता नहीं है, चांद वो तारे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जब आकाश में आप देखते हैं तो क्या होता है, जब बादल होते हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं, इसलिए लगता है कि जो तारे हैं टिमटिमा रहे हैं। आपको ये भी याद रखना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, है ना। वो पर टिमटिमाते हुए साथ साथ में हमको जो तारे दिखते हैं वो तो दिखते ही हैं, और साथ में हमको चंद्रमा भी दिखते हैं। लेकिन चंद्रमा डेली नहीं दिखता है, मैं आगे बात करूंगा डेली क्यों नहीं दिखता है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये अलग अलग समय में अलग अलग आकार के होते हैं, है ना। कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र
को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। देखो बोला था ना दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। तो अब अगर आपको चांद चंद्रमा देखना है पूरा का पूरा, तो वो महीने में केवल एक ही दिन देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं हम उसको, पूर्णिमा बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, ये नए चंद्रमा की रात्रि और अमावस्या होती है। अगर देखो सपोज करो हमको एक दिन पूर्णिमा दिखता है, तो एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। अमावस्या मैंने आपको बता दी, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कि आपको जो पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हैं, लगेगा लगेगा क्या है कि लगेगा बिल्कुल शाम शाम हुई है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अमावस्या में रात को ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल काली छटा छा गई है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। उसको अमावस्या बोलते हैं। आपको ये याद रखना है बस, ओके। ये हमेशा पूर्णिमा महीने में एक बार आता है और अमावस्या भी महीने में एक बार आती है। आपको ये भी याद रखना है बच्चों, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि पूर्णिमा कितने दिन में आता है और अमावस्या कितने दिन में आता है। हम दिन में के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते, है ना। सभी के दिमाग में ये बात आती है कि हमें चंद्रमा रात दिन में क्यों नहीं दिखती, रात को ही क्यों दिखती है ना। सूरज सूरज जो है वो रात को क्यों नहीं दिखता, दिन में ही क्यों दिखता है। ये सभी के दिमाग में होता है ना बच्चों, तो मेरे दिमाग में भी है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, बच्चों ध्यान से सुनना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य में क्या है, अत्यधिक क्या है, अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। इसमें ये क्या बोल रखा है, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश होते हैं, सूर्य के अंदर इतना तेज प्रकाश होता है, इतनी तेज रोशनी होती है, जिससे क्या होता है हम उसको दिन में जो है ना, दिन के समय तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते। तो इसलिए हमको बहुत सारी चीजें रात को नहीं दिखती, दिन में दिखती है, और बहुत सारी चीजें दिन में दिखती है, रात को नहीं दिखती, ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसको खगोलीय पिंड कहलाती है। आपको उसको नोट डाउन करना है, उसको लिखना है कॉपी के अंदर, क्या, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसको खगोलीय पिंड कहलाती है। टेस्ट में आ सकता है क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर क्या लिखना है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है बच्चों, ठीक है बच्चों। आपको ये याद रखना है, आपको आगे बढ़ना है। अब इसमें खगोलीय पिंड बड़े आकार आकार वाले तथा गर्म होते हैं। खगोलीय पिंड जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत मतलब इसमें किस चीज़ के बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसकी खुद की ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तारा कहते हैं। खगोलीय को ही क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। आपको ये भी याद रखना है, क्या है। मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ बच्चों, दोबारा सुनना ध्यान से। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, ठीक है बच्चों, और जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक क्या है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा मैं जो समझा रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, ठीक है, और तारा खगोलीय पिंड को ही कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे हैं, सूर्य के समान ही है। आपको ये याद रखना है, जितने भी तारे हैं वो सूर्य के समान ही हैं। लेकिन सबसे जो बहुत अधिक दूर है, क्या है, जो बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा, जो जितने भी तारे आपको दिखते हैं वो सूरज से बहुत 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 दूर है, ठीक है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
तथा वे अत्यंत अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, ताकि हमको लगता है कि ये तो बहुत दूर है ना। हमको समझ में नहीं आता कि ये कितना दूर है, तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना बच्चों। आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर हमें सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, और मैं करीब करीब 1 किलोमीटर दूर कोई किसी चीज़ को देखूँ तो वो छोटा दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, है ना। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। जैसे हवाई जहाज है, कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, लेकिन हमको लगता है कितना छोटा सा है, कितना सूक्ष्म है ये, है ना। हम अपने एक अनुमान लगाते हैं, अपने आंखों के सामने रखते हैं अपने मतलब उंगली को, और वहां देखते हैं कि वो जो हमारा हवाई जहाज है वो बहुत छोटा दिखता है ना। इसी तरह हमारे तारे भी ऐसे ही होते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को भी देख सकते हैं, है ना। जैसे सपोज करो, मैं जैसे कि एग्जांपल है, ये जो लड़की है ये क्या देख रही है, ये तारे देख रही है। कैसे कैसे देख रही है, ओहो, ये तो बिल्कुल संकेत तक जो तारे हैं बिल्कुल पास है, और ध्रुव तारे बहुत दूर है, ये भी है ना। तो मैं आगे बताऊंगा कैसे होते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और आगे बात करते हैं क्या, हम आगे बात करते हैं अर्सरा मेजर यानी बिग बियर। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में ये आने वाला नक्षत्र मंडल है, ठीक है। इसमें सप्त ऋषि यानी सप्त सात ऋषि संत का है। ये 7 तारों का समूह होता है। 7 तारे का समूह कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, देखो। अब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सप्त सप्त ऋषि बोलते हैं इसमें, ठीक है। ये 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल ऊर्जा का मेजर का भाग होता है, ठीक है। आपको ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, है ना बच्चों, दिख रहा है ना आपको ये ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे में क्या होता है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। अब सपोज करो, जो मैं आगे बताऊंगा प्राचीन काल को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब नियंत्रण करते थे, कैसे पता लगाते थे कि कौन सा दिशा कहाँ पर है। उत्तरी जो हमारा तारा है, उत्तरी तारा दिशा में बताता है कि ध्रुव तारा है, ठीक है। उत्तरी जो तारा तारा जो उत्तर होता है वो क्या है, ध्रुव तारा कहलाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये ज़्यादा हिलडोल नहीं करता है, एक जगह ही स्थिर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का जान सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लड़की पता कर रही है, ठीक है, हमेशा सप्तऋषि से बिल्कुल ठीक ऊपर, ठीक है, हमेशा ये क्या है, ध्रुव तारा आपको दिखेगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड मैंने समझ गया आप किसकी बात कर रहा हूँ, मैं तारों की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है ना। क्या नहीं होती है उसमें, प्रकाश नहीं होती उसमें, रोशनी नहीं होती उसमें, गर्माहट नहीं होती ना। तो क्या है, ये होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ग्रह कहलाते हैं, है ना। ग्रह जैसे अंग्रेजी को प्लेनेट प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेनेट, है ना। ग्रीक भाषा में इसको लेनाइट बोलते हैं। लेनाइट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है भ्रमरिक तथा चारों ओर घूमने वाले, ठीक है, जो उसको राउंड ऑफ कर सके। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यानी पृथ्वी पे हम रहते हैं ना, एक ग्रह है, क्या है वो, एक ग्रह, एक प्लेनेट है ना। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। दोस्तों मैं बच्चों दोबारा बता रहा हूँ मैं, देख सुनो, दोबारा दोबारा सुनो। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा जो होती है इनकी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। क्या करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। कौन करती है, पृथ्वी, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है ना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं कैसे। अब सपोज करो आपको ये जो मानचित्र दिए हुए हैं, इसमें आपको मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे क्या काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है, सबसे नज़दीक क्या है इसका,
बुध है जिसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है। तो मैं ये पूरी जो मानचित्र है मैं अलग से क्लास में आपको समझाऊंगा, है ना दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, ये आगे बात करेंगे। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ये हमारे पृथ्वी का सहचर है, जिसको बोलते हैं पड़ोसी है ना। तो ये हमारा क्या है, सहचर है, यानी उसके पृथ्वी के चक्कर मारती है कौन, चंद्रमा। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी समान 7 अन्य ग्रह है जो पृथ्वी से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा बच्चों। जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है, कौन प्रकाश मतलब ऊष्मा प्राप्त करती है, जो हमारे 7 ग्रह है ना, वो भी प्राप्त करती है सूर्य से ऊष्मा और गर्मी प्राप्त करती है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, ठीक है, उनके पास भी चंद्रमा है, लेकिन अब हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा है, ठीक है, जो हमें दिखती है ना। अब बात करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल आपको मैंने इससे पहले बताया, सौर मंडल में जितनी भी चीजें, जैसे थाली होती है, थाली के अंदर जितनी भी चीज मटेरियल होती है उसको बोलते हैं। उसी हिसाब से सौर मंडल के अंदर जो जितने मटेरियल है उसकी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल में क्या है, सबसे पहले क्या है, सूर्य, ठीक है, सूर्य है। उसके बाद 8 ग्रह होते हैं, वो जो है वही बताऊंगा मैं आगे। उपग्रह भी है, अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जिसका मुखिया कौन है, मुखिया तो सबसे बड़ा है वही हुआ ना, वो कौन है, वो सूर्य है। अब सूर्य जो है वो सबसे तो मुखिया है। भाई जो मेन मेन मुखिया होगा वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, है ना। तो सबसे पहले हमेशा टॉप पे कौन आता है, दादाजी आते हैं। दादाजी में क्या है, यहाँ पे सूर्य है। कौन है, सूर्य। अब बात करते हैं, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होती है। कहाँ पे होती है, बिल्कुल सेंटर में। अब देखो जी, जो मुखिया होता है वो तो सेंटर में रहेगा ना, सभी को देखेगा वो। तो उसी तरह सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है। ये क्या है, ये बहुत बड़ा है। ये अत्यंत गर्म गैस से बना होता है, बहुत गैस का बना होता है। वो गैस कौन कौन सा होता है मैं आगे बताऊंगा बच्चों, ठीक है। इसका खिंचाव बल और सौरमंडल को मतलब बांधे रहते हैं। इसको कहीं मतलब जो अगल बगल के जितने भी हमारे प्लेनेट है उस ये इससे बंधे होते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत क्या है, जो हमारे यहाँ पे रोशनी आती है, हमारे यहाँ पे ऊर्जा आती है, हमारे यहाँ पे गर्मी आती है, हमारे यहाँ पे सर्दी आती है, सब किससे होती है, सूर्य से ही होती है। लेकिन हम अपने अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं ना। बहुत इतना गर्म है वो सूर्य कि हम मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि कितने गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी हम यह सबसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है बच्चों, नोट डाउन कर लेना इसको। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपको बच्चों ये याद रखना है। अब बात करते हैं क्या, ग्रह हमारे कितने ग्रह है, कौन कौन से ग्रह है, उस चीज के बारे में हम सारी चीज क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहला ग्रह जो है, पहले बात करते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं बच्चों, 8 ग्रह है। प्लेनेट कितने हैं हमारे, 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार सपोज करो जितने, जो पहला है मतलब जो सूर्य के पास है कौन है, बुध है। उसके बाद कौन है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि बुध और शुक्र के बाद हमारा कौन सा ग्रह आता है, तो पृथ्वी आता है, ठीक है। कौन सा ग्रह आता है, पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी के बाद कौन सा है, मंगल है। मंगल के बाद कौन सा है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है। आपको दो बच्चों ये याद रखना है। अब बात करते हैं क्या, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। जितने भी 8 ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर ही लगाते रहते हैं, है ना, चक्कर ही लगाते रहते हैं। ये रास्ते ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं, मतलब बड़े बड़े आकार में फैले होते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं, जो सबसे पास में है उसको क्या बोलते हैं, बुध बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बुध को मरकरी बोलते हैं। ये सबसे नजदीक होता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल वो 88 दिन लेती है, 88 दिन लेती है ना बच्चों। कितना दिन लेती है, शुक्र सूरज का चक्कर लगाने में 88 दिन लेती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों, दोबारा सुनना एक बार।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होती है ना। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग एक समान है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। लेकिन शुक्र पे जीवन नहीं है और पृथ्वी पे जीवन है बच्चों, ये आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अब आप बात करते हैं, अभी तक प्लेटो में एक ग्रह माना जाता है। ठीक है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था लेकिन अब माना नहीं जाता, आपको याद रखना है। ठीक है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन अपनी बैठक में, है ना, इनका एक संगठन होता है जो इसका निर्धारण करती है किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, कौन से ग्रह काम कर रहे हैं, कौन से ग्रह काम नहीं कर रहे, कौन सा मतलब मतलब मृत है, जो भी चीज़ है, ये सारा जो मतलब जो इसको देखते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन करती है। ठीक है, अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस, ठीक है, तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। बोने ग्रह किसको बोलते हैं आपको याद रखना है। बोने ग्रह उसको बोलते हैं जो अपनी कक्ष से दूसरी कक्ष में भटक जाता है, उसको बोने ग्रह बोलते हैं, है ना बच्चों। आपको बिल्कुल ये याद रखना है, बोने ग्रह किसको बोलते हैं, वो ग्रह जो अपने अक्ष में ना घूमकर दूसरे के अक्ष में घूमता है, उसको क्या बोलते हैं, बोने ग्रह बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बुध हमने पढ़ लिया, बुध के बाद आती है क्या, पृथ्वी। पृथ्वी में क्या है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है जहाँ पे हम रहते हैं। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब शेप के हिसाब से अगर देखा जाए तो आकार में पांचवा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है ना। ये प्लेन है, सब चपटी है। चपटी कारण क्या है, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, उसको धरातल जिसको बोलते हैं। यही कारण है कि इसके आकार में भू आभाग कहा जाता है। यानी भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, एक जैसा आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव है, यहाँ पे जीवन है, यहाँ पे हम रहते हैं, है ना, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हवा है, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या, पानी। पानी और हवा अगर जहाँ पर है वहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं वहाँ पे जीवन संभव है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ऑक्सीजन किसको बोलते हैं, जो हम लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है, जो हम छोड़ते हैं, है ना। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। ठीक है, यहीं पर जीवन है, इसके अलावा जीवन कहीं नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं क्या, कि पृथ्वी के जो अंदर जो भी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारे नीले रंग की दिखाई देती है। क्योंकि नीला रंग का, अब मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, नीले रंग क्यों दिखाई देती है। तो नीले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ठीक है, 2/3 पानी से ढकी हुई है। सपोज करो पूरा गिलास है तो पूरे गिलास में थोड़ा सा भाग खाली है और सारा क्या हुआ है, ढका हुआ है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी हमें नीली नीली क्यों दिखाई देती है, या पृथ्वी नीली क्यों है। तो आपको आंसर देना है यही। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं बात करूंगा कि चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका व्यास जो है, व्यास का मतलब हो गया इसको पूरा जो सरफेस है ना, पूरा जो पूरा राउंड को घुमा दिया जाए तो इसका जो पूरा व्यास जो है केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, सबसे पास है, इसलिए हमें क्या दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है चंद्रमा। ये हमारे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, है ना दोस्तों। ये हमारे पृथ्वी से कितना दूर है, कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है इसके अंदर, कितना गैप है इसके अंदर और कितना दूरी है इसके अंदर। तो बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी पृथ्वी चंद्रमा से कितनी दूर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसको। अब ये जो सब ये रॉकेट भी इसी तरह कुछ ऐसी है ना। रॉकेट, ये मैं आपको सारी चीज़ में आपको जो रॉकेट का सिस्टम है, जो हमारे ग्रह है, मैं आपको स्पेशल क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। रॉकेट प्रक्षेपण बोलते हैं इसको। ठीक है,
ये क्या होता है जब हमारे जो इसरो है, जो इंडिया की इसरो है, इसरो संस्थान है जो हम रॉकेट लॉन्च करती है ना। तो कैसे गिरती है वो आपको देख सकते हैं। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना इस तरह होता है, उपग्रह का नाम प्रवेश इस तरह होता है, मतलब कैसे खुलते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको ये चीज़, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेती है, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेती है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष में एक चक्कर भी पूरा करता है। दोबारा बता रहा हूँ, समझो इसको। चंद्रमा, जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 27 दिन में पूरा करती है, ठीक है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेती है। मतलब वो तो पृथ्वी का चक्कर लगा ही रही है, साथ में वो खुद भी घूम रही है, ठीक है। उसको एक अक्ष बोलते हैं बच्चों। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है ना। क्योंकि वो तो घूमता रहता है तो हमको एक ही भाग दिखेगा ना। बिल्कुल। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। वहां पे हम कह सकते हैं वहां पे जीवन संभव नहीं है चंद्रमा के ऊपर। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे भी होते हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के एक दिन चंद्रमा पर उनकी छाया को देखा जा सकता है ना। क्या? अब मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनना। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, है ना, चंद्रमा के ऊपर, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, मतलब हमेशा छाया रहता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अगर आप पूर्णिमा के अंदर मतलब जो चांद जब निकलता है उसको आप देख सकते हैं कि कितना आपको ज्यादातर क्लियरिटी दिखेगी, लेकिन वो माइक्रोस्कोप से ज्यादा अच्छी तरह दिख पाएगी आपको। अब बच्चों मैं बात करूंगा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों ग्रह, मतलब तारों का वह ग्रह है जहाँ उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडे, जिसको बोलते हैं ना चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन इन्हें क्या बोलते हैं? इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये विज्ञानी के अनुसार क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह का एक पार्ट है। इसमें ऊपर उल्का पिंड की तरह गिरते हैं। ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह का टूटकर अलग हो गए थे, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अब उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड कभी कभी देखा होगा कि बच्चों की कभी कभी ना आसमान से गिरता हुआ चमकता हुआ कुछ दिखता होगा आपको। कभी कभी होता है ये चीजें। तो इसमें हम पढ़ते हैं इसको, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? हम उसका उल्का पिंड बोलते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जल जाते हैं। अब जल जाते हैं तो क्या होगा? फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले हुए बिना पृथ्वी पर गिरती है। अब क्या होता है, ये इतने ऊपर से गिरेंगे ना तो आते आते बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल पृथ्वी पे गिरते गिरते बिल्कुल थोड़े छोटे से रह जाते हैं। और जहाँ पे गिरते हैं बिल्कुल गड्ढा बन जाता है वो, है ना बच्चों। क्या आप अपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी देखी है? देखी नहीं देखी बताओ पहले। कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो कि मैंने देखी है नहीं देखी। ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? आकाशगंगा कहलाती है। इसको मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग होता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है ना। इस प्रकार की इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था, यानी मिल्की वे पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों लाखों क्या है इसकी, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। क्या करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का विशालता की कल्पना की करना अत्यधिक कठिन है ना। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने से जुटे हुए हैं, है ना। अब क्या, मतलब इनका मकसद क्या होता है कि कोई ना कोई जानकारी प्राप्त करना। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम भी क्या है? इसी ब्रह्मांड का क्या है? हिस्सा है।
अब एग्जाम्पल है हमारे, मैंने आपको बताया था ना, एक हमारा थाली है, ठीक है, एक हमारा आकाशगंगा है, एक हमारा सौरमंडल है, एक हमारा पृथ्वी है, एक हमारा जिसमें हम रहते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, है ना दोस्तों। आज तो हमने चैप्टर खत्म कर लिया। तो निम्न अब इसका उत्तर जो है आप मुझे भी भेज सकते हैं मेल के थ्रू। तो मैंने ईमेल आईडी दे रखा है, आप उस पर ही बताइए कि क्या उत्तर हो सकता है इसका, है ना। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको सारी चीज़ मैंने बता दी। आपको जिसके डाउट लगता है, जिसमें दिक्कत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।